हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने बात की थी कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी पढ़ेंगे आज। ये हमारा सीटेट 2021 का क्वेश्चन पेपर है और हम अब इसे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं कि हम इसे कैसे अप्रोच करेंगे। देखो, मैंने बताया था कि हम आधे क्वेश्चंस इवन विदाउट नोइंग एनीथिंग कर सकते हैं एंड आई कैन प्रूव दैट नाउ। ठीक है, लेट्स लर्न हाउ टू एलिमिनेट सर्टेन ऑप्शंस. Let's start with question number 1. To promote meaningful learning in the classroom, a teacher should. अगर टीचर को मीनिंगफुल लर्निंग क्लासरूम में प्रमोट करनी है तो उसे क्या करना चाहिए। देखो यार, लर्निंग इज़ अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। अकॉर्डिंग टू चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी लर्निंग इज़ वेरी पॉजिटिव। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है? हेल्प स्टूडेंट्स टू रेगुलेट देयर ओन इमोशंस एंड मोटिवेशन। इन्होंने कहा है कि जो टीचर्स हैं वो बच्चों को हेल्प करें कि बच्चे अपने इमोशंस को खुद रेगुलेट कर पाएँ, वो इतने काबिल बन पाएँ। ठीक है, दिस कैन बी ट्रू। ठीक है, ये हो सकता है कि हाँ, टीचर को ऐसा करना चाहिए। दूसरा, कैटेगराइज एंड लेबल स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। अब देखो यार, एलिमिनेशन करते कैसे हैं। जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा ना, कैटेगराइज एंड लेबल स्टूडेंट्स, हमारा एजुकेशन सिस्टम कहता है आप किसी भी स्टूडेंट को, यू आर नॉट देयर टू लेबल देम, आप उन्हें अच्छा बुरा उसमें लेबलिंग नहीं करोगे। तो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, बिकॉज दे आर सेइंग कैटेगराइज करो और लेबल करो स्टूडेंट्स को। हमारा एजुकेशन सिस्टम कहता है नेवर कैटेगराइज नॉर लेबल अ चिल्ड्रन। कभी आपको ये नहीं कहना कि ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा बुरा। तो सेकंड ऑप्शन तो हो नहीं सकता। तो अब हम ऑप्शंस में सर्च करते हैं। ठीक है, इसमें भी सेकंड ऑप्शन है, इसमें भी आपका सेकंड ऑप्शन है। मतलब सेकंड एंड फोर्थ तो आपका हो ही नहीं सकता आंसर में। तो आंसर या तो 1 होगा या 3 होगा। नाउ अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रमोट डायलॉग एंड डिस्कशन अमंग चिल्ड्रन टू बिल्ड मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। ये देखो, टीचर प्रमोट करेगा कि एक बच्चे का पर्सपेक्टिव मल्टीपल हो। मतलब एक बच्चा अलग अलग, जैसे हर बच्चे का अपब्रिंगिंग अलग है, एनवायरनमेंट अलग है, तो हर बच्चा अलग तरीके से सोचता है। तो एक टीचर को कभी भी एक पर्सपेक्टिव एक टीचर नहीं थोप सकता। ही शुड प्रमोट मल्टीपल पर्सपेक्टिव। नाउ कमिंग टू ऑप्शन नंबर 4, इग्नोर डाइवर्सिटी। ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, बिकॉज एक टीचर कभी डाइवर्सिटी इग्नोर नहीं कर सकती। डाइवर्सिटी क्या होती है? अलग अलग तरह के लोग प्रेजेंट होना। तो एक टीचर क्या ये एक्सपेक्ट करेगा कि हर बच्चा एक तरह का हो? एंड इस ऑप्शन में फोर्थ में क्या कह रहे हैं? दैट द टीचर शुड इग्नोर द डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। तो फोर्थ ऑप्शन भी इज नॉट करेक्ट। तो इसीलिए हमारा बच गया सिर्फ थर्ड ऑप्शन। सो third option is the answer. So third is your answer, right? ये आपका आंसर है। Now let's come to question number 2. Which of the following is not an effective strategy to address learners from disadvantage? एक तो ये ध्यान रखना, नॉट पूछा है कि कौन सी स्ट्रैटेजी एक सही स्ट्रैटेजी नहीं है। कि आप लर्नर फ्रॉम डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड बैकग्राउंड्स को कैसे एड्रेस करोगे। तो पहला, मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू सेट मॉडरेटली चैलेंजिंग गोल्स एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट। इन्होंने कहा कि हम मोटिवेट करेंगे स्टूडेंट्स को कि वो मॉडरेट चैलेंजिंग गोल्स रखें। यस, अगर वो डिसएडवांटेज सेक्शन का है तो आप उसके लिए स्टार्टिंग में बहुत हाई गोल्स नहीं रख सकते। यू शुड हैव मॉडरेटली चैलेंजिंग गोल्स फॉर देम, राइट? तो ठीक है। सेकेंड, फॉर्म कोलैबोरेटिव ग्रुप्स टू वर्क ऑन एक्टिविटीज। जैसे कोई बच्चा डिसएडवांटेज सेक्शन का होगा तो हम चाहेंगे वो कोलैबोरेशन में काम करे सबके साथ, कि वो हर बच्चे से मिले जुले ताकि उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो, वो एक दूसरे के साथ रहें एंड दे एनकरेज वन अनदर एंड सपोर्ट ईच अदर। यस, अ टीचर शुड प्रमोट इट। नाउ talk to the learners to understand their needs and challenges faced by them. आप क्या करो? आप उनसे कहो कि आप सबसे बात करो,
लर्नर से, जो भी क्लास में, उन्हें समझाओ कि इनकी नीड्स क्या हैं, उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, सो दैट दे शुड रिस्पेक्ट देम. नाउ फोर्थ ऑप्शन इज आस्किंग द लर्नर टू एनरोल फॉर ट्यूशन आउटसाइड. इन्होंने क्या कहा कि आप बाहर, एक टीचर को कहना चाहिए जाओ बाहर ट्यूशन ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं आता तो सीख के आ जाओ. सो ये देखते ही पता लग गया कि एक टीचर ऐसा नहीं कर सकती. इवन अगर आपको ये ऊपर के 1 2 3 ऑप्शन ज़्यादा ना समझ आए, पर द मोमेंट यू विल रीड दिस फोर्थ ऑप्शन ना, जिसमें बोला गया है एनरोल फॉर अ ट्यूशन आउटसाइड, क्या एक टीचर एक बच्चे से ये कहेगा कि आप बाहर जाके एनरोल करो ट्यूशन में? तो विथ कॉमन सेंस हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. नाउ third question is physical and emotional health of children dash their learning. मतलब एक बच्चे की जो फिजिकल और इमोशनल हेल्थ है वो उसकी लर्निंग पे क्या इम्पैक्ट डालती है. पहला कहता है रिलेट ही नहीं करती कि आप फिजिकली फिट हो या ना हो, इमोशनली फिट हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी लर्निंग पे. बट वी नो इट इम्पैक्ट्स योर लर्निंग अ लॉट. अगर कोई फिजिकली बहुत परेशान है, लर्निंग में प्रॉब्लम आएगी. इमोशनली समवन इज नॉट हेल्दी, तो उसका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, कुछ लर्न करने का मन ही नहीं करेगा. सेकेंड ऑप्शन इज हैज एन इनसिग्निफिकेंट रोल, कि ज्यादा कुछ बहुत बड़ा रोल नहीं है. अब यार आप खुद बताओ, इमोशनल हेल्थ आपकी ठीक नहीं है और आप सीखना चाह रहे हो कुछ, तो क्या वो मतलब आप लर्न कर पाओगे? यू कैन नॉट, बिकॉज इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल. अब इसमें तो कह दिया कि डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस, कि बिल्कुल ही कोई फर्क नहीं पड़ता. 4 देखो, प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. बस देखते ही पता लग गया दैट 4th इज द आंसर. ऑब्वियसली जो हमारी फिजिकल हेल्थ है और जो हमारी इमोशनल हेल्थ है, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट द लर्निंग. तो इट वॉज वेरी एक्सप्लिसिट, देखते ही पता लग रहा है दिस इज द आंसर. नाउ कमिंग टू द 4th क्वेश्चन. अब हम 4th क्वेश्चन पे आते हैं. इट इज इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट डैश काइंड ऑफ लर्निंग एनवायरमेंट. एक टीचर को किस तरह का लर्निंग एनवायरमेंट क्लास में क्रिएट करना चाहिए? फियरफुल, डरा दोगे आप बच्चों को? नहीं हो सकता, पहले ही पता लग गया कि ये तो नहीं है. दूसरा कॉम्पिटिटिव, भाई उनको कंपटीशन में डाल दो, ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट. हम हमेशा चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ज़्यादा क्लास में ना हो, वरना एक हमारे एजुकेशन सिस्टम में माना जाता है ज़्यादा कंपटीशन एंजाइटी और स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है, हमें ऐसी एजुकेशन नहीं चाहिए. नो, तो हम यहाँ पे भी रॉन्ग कर देंगे. नाउ 4th इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अ कॉम्पिटिटिव एंड लर्निंग एनवायरनमेंट. अब बचा थर्ड इज सेइंग कि द एनवायरनमेंट शुड बी कोलैबोरेटिव. कोलैबोरेटिव मतलब सब साथ मिलके सीखें, कोलैब करें. सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम रादर देन कॉम्पिटिटिव वन. तो कॉम्पिटिशन नहीं करना, यस हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, सब साथ मिलके सीखें. दैट्स इट, इकट्ठे सीखें. तो ये भी कॉमन सेंस से हो सकता था क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन हो गया हमारा 1st, 2nd एंड 3rd, 4th. नाउ कमिंग टू 5th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल. अभी पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव मोटिवेशनल स्ट्रैटेजी, कि क्या एक ऐसी इफेक्टिव मोटिवेशनल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टू एनकरेज स्टूडेंट्स. आप स्टूडेंट्स को एनकरेज कैसे करोगे? गिविंग टास्क दैट आर वेरी इजी. सिर्फ बिल्कुल आसान टास्क देने से वो अच्छा लर्नर नहीं बन पाएगा, तो दिस इज नॉट अ मेथड. दूसरा, क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपटीशन. मैंने पहले ही बताया था, वी डोंट लाइक टू मच कंपटीशन. एज अ टीचर वी शुड प्रमोट कोलैबोरेशन रादर देन कंपटीशन. रॉन्ग. थर्ड, प्रोवाइडिंग स्काफ होल्डिंग. ये टर्म पेपर में बहुत पूछी जाएगी. स्कैफोल्डिंग. स्कैफोल्डिंग क्या होता है? सपोज this is where you are right now, or this is the capability that you can achieve, right? अभी मान लो मेरे को थोड़ा सा बस फ्लूट की ना 1-2 टोन बजानी आती है और मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं पूरी फ्लूट पे इतने तगड़े गाने प्ले कर सकूं आगे. तो स्कैफोल्डिंग में एक म्यूजिक टीचर आएगा, मेरा हाथ पकड़ेगा और मुझे मेरी
पूरी मतलब एबिलिटी तक ले जाएगा. सो देयर आई वॉज, एंड यहाँ इन्होंने मेरे को मेरी पूरी कैपेबिलिटी तक पहुंचा दिया. स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है थोड़ी गाइडेंस, थोड़ी हेल्प इन ऑर्डर फॉर यू टू रीच योर ऑप्टिमल लेवल. तो इन्होंने क्या कहा, प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट्स लर्न अ न्यू स्किल. हो सकता है कि आप बच्चों की मदद करो, जब एक बच्चा नई स्किल लर्न करे तो बच्चा सीखने में मोटिवेट होएगा. फोर्थ देख लेते हैं एक बार, एम्फेसिस ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क रादर देन लर्निंग. ये तो अलग ही स्टेटमेंट आई है कि कंप्लीट करने पे, काम पे ध्यान दो, डोंट फोकस ऑन देयर लर्निंग. कोई भी कॉमन सेंस लगा के कहेगा यार ये तो हो ही नहीं सकता. बिल्कुल. सो योर थर्ड आंसर इज द आंसर. सो यहाँ से हमें स्कैफोल्डिंग का पता लगा. डू रीड अबाउट दिस टर्म, ये आपके पेपर में जरूर आएगी स्कैफोल्डिंग. तो अब हम बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट. ये नॉट पे बिल्कुल एम्फेसिस देना यार कि नॉट पूछा हुआ है, विच इज नॉट करेक्ट. पहला, चिल्ड्रन एक्टिवली थिंक अराउंड वेरियस फिनोमेना अराउंड देम एंड हैव एन अर्ज टू एक्सप्लोर. चिल्ड्रन बिल्कुल एक्टिवली सोचते हैं आसपास क्या हो रहा है और दे वांट टू एक्सप्लोर, दे आर क्यूरियस इन नेचर. यस, चिल्ड्रन वांट टू एक्सप्लोर, दे आर क्यूरियस. तो ये तो गलत बात नहीं है. नाउ सेकंड, चिल्ड्रन आर बोर्न विद क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम. यस, बच्चे बचपन से ही बहुत क्यूरियस होते हैं, हर चीज का वाई, व्हाट, एवरीथिंग दे विल आस्क. तो इट इज also correct. Now third is children construct their own theories around various phenomena. बच्चा क्या है, बच्चे को हमने देखा है कि बच्चा एक एक्टिव लर्नर है. ये टर्म बहुत यूज होती है कि एक जो चाइल्ड है ही इज एन एक्टिव लर्नर. ठीक है, तो वो अपने टाइम के साथ साथ सीखता है. तो ही कंस्ट्रक्ट हिज ओन थ्योरी. येस, इट इज करेक्ट. नाउ कमिंग टू फोर्थ पार्ट, चिल्ड्रन कैन नॉट थिंक ऑफ कंसेप्ट्स ऑन देयर ओन. पहली ही स्टेटमेंट गलत. बच्चे कंसेप्ट्स खुद सोच ही नहीं सकते. दिस इज अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट. चिल्ड्रन आर वेरी क्यूरियस, दे आर कॉल्ड लिटिल साइंटिस्ट, दे कैन थिंक ऑफ कंसेप्ट्स ऑन देयर ओन. तो ये भी एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है. द मोमेंट यू विल कम टू दिस ऑप्शन आपको पता लग जाएगा कि यार यही गलत ऑप्शन है. नाउ सेवेंथ पे आते हैं. सेवेंथ asks learning is a dash and dash process. लर्निंग किस तरह का प्रोसेस है यार, मैंने बताया था बच्चा एक एक्टिव लर्नर है, मतलब वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू चीजें लर्न करता है, गेन करता है. तो लर्निंग इज अ, यहाँ इन्होंने दे रखा है ए सिंपल इंडिविजुअल प्रोसेस, कम्प्लेक्स पैसिव प्रोसेस, कम्प्लेक्स एक्टिव, सिंपल लीनियर. देखो एक्टिव प्रोसेस सिर्फ यहीं लिखा हुआ है. लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस. तो वी शुड नो दैट यस, लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव प्रोसेस. अब कॉम्प्लेक्स हमने लर्निंग को क्यों कहा है, बिकॉज लर्निंग बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है. लर्निंग सिर्फ बुक पढ़ना नहीं होता. लर्निंग आप एटीट्यूड लर्न करते हैं, आप बिलीफ सिस्टम लर्न करते हैं, आप बहुत चीज़ें विद टाइम थिंकिंग लर्न करते हैं. तो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. सो ऑलवेज रिमेंबर कि लर्निंग इज कॉम्प्लेक्स एज वेल एज एक्टिव. कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत मल्टी डायमेंशन है, एक्टिव मतलब आप नई नई चीज़ें, अपनी चीज़ें देखते हैं, उसको समझते हैं और अपने एक्सपीरियंस में एड ऑन करते जाते हैं. यू कीप ऑन लर्निंग. यू आर नॉट लाइक कि बस एक किताब पढ़ ली एंड लर्निंग हो गई. नो. नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, अ टीचर शुड डैश द सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. ये क्या कह रहा है, जो एक क्लास में अलग सोशल, अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन के बच्चे हैं, तो उस डाइवर्सिटी को टीचर को क्या करना चाहिए. पहला लिखा है अंडरस्टैंड, दूसरा लिखा है नेग्लेक्ट. तो कह रहा है कि नेग्लेक्ट ही कर दो, मत ध्यान दो. अगर बच्चा अलग अलग उससे, नो, वी शुड पे अटेंशन कि अच्छा अलग अलग तरह के बच्चे, तो हमारी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए दैट द चिल्ड्रन शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. तो पहला ही इज द करेक्ट आंसर. इसमें क्या दिक्कत थी करने में कि एक टीचर कैसा होना चाहिए, या तो वो सोशल, कल्चरल, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को इग्नोर कर देगा क्या. देखो थर्ड ऑप्शन देखो, ही विल डिसमिस, मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ही विल इग्नोर. नो, अ टीचर अंडरस्टैंड्स दैट यस डाइवर्सिटी है मेरी क्लासरूम में एंड वी शुड रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी. ये हमारा बेसिक फंडा है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th.
इसमें क्या कहा है, इन अ डैश क्लासरूम टीचर अडेप्ट देयर पेडागॉजी एंड वेरी असेसमेंट टू कैटर टू एन इंडिविजुअल स्टूडेंट। कैटर टू एन इंडिविजुअल स्टूडेंट। अब यार देखो, एक क्लासरूम है, उसमें अलग अलग तरह के बच्चे होंगे, अलग अलग तरह का उनका इंटेलिजेंस लेवल होगा। एक टीचर एक टॉपर को ही देख के तो पढ़ाएगा नहीं, वो हर तरह के बच्चे को देख के पढ़ाएगा। ही मस्ट कैटर टू द इंडिविजुअल नीड्स। तो किस तरह के क्लासरूम में हर बच्चे की नीड पे ध्यान दिया जाता है। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, मतलब हम बस टेक्स्ट बुक के बारे में सोच के ही बच्चों पे ध्यान दे देंगे क्या? नो। सिर्फ उनका बिहेवियर देख के ही वो कर देंगे? नो। टीचर सेंट्रिक, मतलब टीचर अपने हिसाब से ध्यान दे? नो। प्रोग्रेसिव, अब नाम से ही पता लग रहा है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम वो क्लासरूम होता है जहां एक टीचर बच्चे का ध्यान देके उसकी इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट करते हुए अपने टीचिंग मेथड्स को वेरी करता है। सो पता, इसी से ऑप्शन से ही हमें पता लग जाएगा कि ये प्रोग्रेसिव है। नाउ कमिंग टू 10th क्वेश्चन, चिल्ड्रंस फेलियर इन स्कूल। अगर बच्चा स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो हमारा जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी क्या कहता है कि इसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे स्कूल की। अगर एक बच्चा अच्छा पढ़ नहीं पा रहा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन टीचर एंड स्कूल। तो पहला ऑप्शन देख लो, प्रूव्स दैट दीज चिल्ड्रन हैव जेनेटिक बर्थ डिफेक्ट्स, कि अगर बच्चा स्कूल में अच्छा नहीं कर रहा मतलब जेनेटिकली वो नहीं कर पाएगा, मतलब उसमें जेनेटिकल कोई प्रॉब्लम है। नो। हम कभी भी हम कहते हैं अगर चिल्ड्रन फेल हो रहा है इट मीन्स हमारी तरफ से कोई दिक्कत है, स्कूल की तरफ से, टीचर की तरफ से कोई दिक्कत है। सेकेंड ऑप्शन देखो, signifies that parents have not been able to support. No, हम कभी चिल्ड्रन फेलियर को पेरेंट्स पे नहीं डालते। तीसरा, suggest that children from deprived backgrounds are not capable of learning. कितनी नेगेटिव स्टेटमेंट है। इन्होंने कह दिया कि बच्चे इसलिए नहीं सीख पा रहे स्कूल में क्योंकि वो थोड़े लो बैकग्राउंड से हैं, these people are not capable of learning। मतलब आप ऑप्शन देख के ही पता लग रहा है जीन्स का कोई मतलब नहीं है, पेरेंट्स का कोई रोल नहीं है, कोई बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन पे आओ, इंडिकेट्स दैट स्कूल हैज नॉट बीन एबल टू कैटर टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। दे वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि आपका स्कूल होगा, यू आर द टीचर, तो यू आर लाइबल, आप हो लाइबल की अगर बच्चा नहीं कर पा रहा तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, द स्कूल इज रिस्पॉन्सिबल। स्कूल बच्चे की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा, दैट्स वाई द चाइल्ड इज फेलिंग इन द स्कूल। ठीक है। बेसिक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th, बाय वर्किंग इन ग्रुप्स टीचिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर। ग्रुप वर्क की बात कर रहा है ये क्वेश्चन। चिल्ड्रंस का क्या फायदा होता है ग्रुप वर्क करके? पहला, गेट डिस्ट्रैक्टेड। पहली स्टेटमेंट रॉन्ग, मतलब अगर बच्चा ग्रुप में काम करेगा क्या वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या उसका ध्यान भटकेगा? नो। हमारी जो पेडागॉजी कहती है वो कहती है ग्रुप वर्क बहुत अच्छा वो है, एक मेथड बच्चे को सिखाने का। If you want to teach a child, ensure he is able to perform in a group. उससे वो इकट्ठे सीखेगा, बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करेगा, पेशेंस डेवलप करेगा, पॉजिटिव्स हैं ग्रुप में काम करने के। तो जो पहली स्टेटमेंट तो ऑलरेडी नेगेटिव होगी, गेट डिस्ट्रैक्टेड। उन्होंने कहा अरे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा बच्चा, कोई फायदा नहीं है, बट यू नो वर्किंग इन अ ग्रुप इज पॉजिटिव, सो यू सेड नहीं, ये गलत स्टेटमेंट हम नहीं मानेंगे। सेकेंड, डेवलप कॉम्पिटिटिव टेंडेंसीज दैट हिंडर लर्निंग। ग्रुप में बंदा जब काम करता है वो एक टीम की तरह काम करता है, वो कॉम्पिटिटिव नहीं इतना होता। तो ये कहता है कि कंपटीशन आ जाएगा बंदे में और उससे हिंडर होगी लर्निंग, मतलब लर्निंग रुकेगी। नो, वंस अगेन अ नेगेटिव स्टेटमेंट और ग्रुप लर्निंग ऐसा नहीं होता। फोर्थ स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं, कैन डेवलप मिसकंसेप्शंस विच इंटरफेयर्स विद लर्निंग। कभी ग्रुप वर्क आपकी लर्निंग में इंटरफेयर नहीं करता, ग्रुप वर्क हमेशा आपकी लर्निंग को बढ़ाता है। तो ओनली थर्ड ऑप्शन इज लेफ्ट, तो हम एक बार पढ़ भी लेते हैं।
Children are able to reflect on their thought process and shift to a higher level of cognitive development. बच्चा अलग अलग पर्सपेक्टिव समझ पाता है, अपनी थिंकिंग प्रोसेस समझ पाता है और खुद को बेहतर बना पाता है. तो जब भी ग्रुप वर्क का क्वेश्चन आए, बी वेरी श्योर कि इट इज पॉजिटिव. कभी भी नेगेटिव ऑप्शन पे उसमें टिक मार्क नहीं करना हमें. 12वां क्वेश्चन, स्कूल डैश सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन. स्कूल किस तरह की एजेंसी है? प्राइमरी एजेंसी. हमेशा याद रखना, इवन अगर कोई और क्वेश्चन आ जाए, कि जो प्राइमरी एजेंसी होती है ना हमारी एजुकेशन, हमारे चिल्ड्रंस की, वो होती है उनके पेरेंट्स. जो पहले मतलब सबसे पहले एक बच्चा कहाँ सोशलाइज करता है, कहाँ इंटरैक्ट करता है? एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ सबसे पहले इंटरैक्ट करता है, या अपने रिलेटिव्स के साथ. ओके, तो दिस इज द प्राइमरी, मतलब पेरेंट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ, प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन. सबसे पहला इंटरेक्शन बच्चे का पेरेंट्स के साथ होता है. दूसरा इंटरेक्शन बच्चे का स्कूल में होता है. दैट्स व्हाई स्कूल इज कॉल्ड द सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन. अब सपोज किसी को ये सेकेंडरी प्राइमरी का ना पता होता, वो सबसे पहले थर्ड ऑप्शन पे आते, डज नॉट प्ले एनी रोल. मतलब स्कूल कोई रोल प्ले नहीं करता बच्चे की सोशलाइजेशन में. बच्चा कैसे इंटरैक्ट करता है, ऐसा तो हो नहीं सकता यार. बच्चा स्कूल में आता है, दोस्तों से मिलता है, सोशलाइजेशन ही सोशलाइजेशन है. तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया. प्लेज वेरी लिटिल रोल. नो, स्कूल प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द सोशलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन. तो अगर किसी को ये प्राइमरी सेकेंडरी का ना भी पता होता, थर्ड फोर्थ ऑप्शन तो वो वैसे एलिमिनेट कर लेते. अब बचता फर्स्ट और सेकंड. तो हम थोड़ा दिमाग लगाते ना यार. एक बच्चा है, वो सबसे पहले किससे बात करता है? अपने पेरेंट्स से इंटरैक्ट करता है, अपने रिलेटिव से इंटरैक्ट करता है. उसके बाद सेकंड उसका जो होता है वो उसका स्कूल या उसका नेबरहुड होता है. सो इट इज अ सेकेंडरी एजेंसी. ठीक है. नाउ 13th. अब 13th की अगर मैं बात करूं, चलो मैंने मान लिया मेरे को थ्योरी नहीं आती, तो ये क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल ही अटेम्प्ट नहीं कर सकती कि मेरे को नहीं पता जीन पियाजे क्या है, वाइगोत्स्की क्या, आई डोंट नो. अब हम बात करते हैं 14th की. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट. तो इन्होंने पूछा है कि डेवलपमेंट, अब इसमें भी थोड़ी थ्योरीज आएंगी, तो मैंने मान लिया कि ये भी मेरे को आइडिया नहीं है. अब मैं इसमें 15th में आ जाऊं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर हॉलमार्क ऑफ द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड. अब यहां भी मैं मान लूं कि मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मेरे को क्लासिफिकेशन नहीं आती. कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, मेरे को फिर थ्योरी नहीं आती. मैं एक नॉर्मल बंदे की तरह की जिसको कोई आइडिया नहीं है. नाउ लॉरेंस कॉलबर्ग, मेरे को फिर नहीं आता. नाउ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट, मैं मानती हूं मेरे को ये भी नहीं आता कि ये क्या चीज है, आई डोंट नो. अब हम बात करते हैं 19th की. जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. देखो यार, प्रॉक्सिमल नाम ही दे रखा है, मतलब नाम से ही आई कैन आइडेंटिफाई कि क्या कहना चाह रहा है ये. प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होती है कि सपोज आपका अभी स्टेटस यहाँ है, सपोज अभी मुझे ABC आती है, ठीक है, और ये मेरा स्टेटस है कि मैं बड़े बड़े ऐसे नॉवेल्स लिख दूं. तो दिस इज माई सिनेरियो राइट नाउ. जब मैं ABC सीख रही हूँ, मैं जब मेरे को कोई मदद करेगा, स्कैफोल्ड करेगा, मैं यहाँ पहुंचूंगी. मतलब ये मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल है. प्रॉक्सिमल मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल है मेरा. तो C पार्ट देखो. The area between a child's current level of independent performance and the level of performance that the child could achieve. मतलब area, this is the area between जो करंट आपका स्टेटस है, ये करंट आपका स्टेटस है, और क्या आप मैक्सिमम स्टेटस अचीव कर सकते हो. सो दिस एरिया इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि आप बिल्कुल मैक्सिमम कितनी डेवलपमेंट ले सकते हो. तो इस चीज को, इस टर्म को याद रखना. ये टर्म आपकी काफी बार पेपर में पूछी जाएगी, सो डोंट गेट स्केयर्ड, राइट. अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की. इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, वंस अगेन प्रोग्रेसिव की बात हो रही है. असेसमेंट ऑफ लर्नर्स.
असेसमेंट क्या होता है, टीचर देखती है बच्चे का क्या परफॉर्मेंस है, क्या कर रहा है बच्चा। हमारी भी शुरू से असेसमेंट हुई है, तो ये पूछा ये असेसमेंट की क्यों जाती है, व्हाई इज इट रिक्वायर्ड। अब पहला बच्चा इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग हाई, लो एंड नॉन अचीवर्स। पहला ही नेगेटिव स्टेटमेंट, क्या हमें बच्चों को कैटेगरी में फिट करना है कि ये बच्चा बढ़िया, ये बेकार या ये वो, नहीं, स्टेटमेंट देखते ही गलत लग रही है। सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट since it gives insights into children's understanding and helps a teacher to reflect on her pedagogy। बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी ऑप्शन में टीचर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, दैट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन मोस्ट ऑफ द टाइम। हम असेसमेंट इसीलिए करते हैं ताकि हम बच्चे को कितना हम समझ पा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या हम पढ़ा पा रहे हैं उसे। सो इनडायरेक्टली वी आर असेसिंग आवर मेथड ऑफ टीचिंग सो दैट वी कुड रिफ्लेक्ट, वी कुड थिंक अबाउट आवर पेडागॉजी। अब चलो किसी को ये ऑप्शन भी ना समझ आए, ठीक है। कम टू थर्ड, इज नॉट एट ऑल हेल्पफुल इन चिल्ड्रंस लर्निंग। ये क्या कहते हैं कि असेसमेंट से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता बच्चे की लर्निंग पे। क्यों भाई, पड़ता है। जब असेसमेंट होती है बच्चे को अपना स्कोर दिखता है, वो इंप्रूव करता है खुद को, सो इट इज हेल्पफुल इन लर्निंग। फोर्थ, क्रिएट्स अ हिंड्रेंस। ये कहते हैं कि असेसमेंट हिंड्रेंस, रुकावट पैदा कर देती है बच्चे के लर्निंग प्रोसेस में। नो, बच्चा एक बार अपनी परफॉर्मेंस देख के उसे इंप्रूव कर सकता है। सो असेसमेंट इज अ गुड थिंग, बट असेसमेंट क्यों की जाती है, ताकि हमें पता लगे, अंडरस्टैंड करें हम बच्चे का क्या लेवल है और हमें अपनी पेडागॉजी, अपना टीचिंग स्टाइल कैसे चेंज करना है कि इट माइट बी हेल्पफुल फॉर देम। बेसिक कॉमन सेंस क्वेश्चन। नाउ 21st, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, चलो ये भी, इसमें भी अब हमने मान लिया कि थ्योरी की बात हो रही है, चलो ये भी नहीं करती मैं, ठीक है। अब चलो यहाँ भी अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं हमारा विगर्ट्स की, इसका भी आ गया, मेरे को नहीं आता, एज अ कॉमन मैं कॉमनर कह रही हूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे आओ। अब 23rd नंबर पे आओ। अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम क्या होता है, जिसमें बच्चा मेन फोकस होता है, बच्चे पे बहुत ध्यान दिया जाता है, बच्चे की इंडिविजुअलिटी को बहुत प्रमोट किया जाता है कि बच्चा अलग है तो हम उसको प्रेज करेंगे। अब पहला ऑप्शन देखो, इन्होंने कहा एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम क्या होता है। पहला, द टीचर यूजेस रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, कि टीचर रिवार्ड और पनिशमेंट यूज करेगी। नो, एक चाइल्ड सेंटर में ये कंसेप्ट हम ज्यादा यूज नहीं करते, रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट का। वी डोंट बिलीव इन गिविंग पनिशमेंट टू अ चिल्ड्रन फॉर हिज बिहेवियर। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हम पनिशमेंट प्रमोट नहीं करते, वर्ड से ही पता लग रहा है। सेकंड, द टीचर इज फ्लेक्सिबल एंड केटर्स टू द नीड ऑफ इंडिविजुअल। ये स्टेटमेंट इतना पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर यही होता है कि टीचर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, टीचर को अपना टीचिंग मेथड चेंज कर देना चाहिए बच्चे के अकॉर्डिंग। चलो अगर किसी को ये भी ना समझ आए तो थर्ड ऑप्शन पे आओ। द टीचर यूजेस द टेक्स्ट बुक एज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, कि मतलब आप सिर्फ टेक्स्ट बुक यूज करो नॉलेज के लिए। क्यों, हम लाइव एक्सपीरियंस यूज करेंगे। सिर्फ टेक्स्ट बुक शुड नॉट बी द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, ये देखते ही पता लग रहा है तो हो ही नहीं सकता, because we lay more emphasis on practical learning। now fourth पे आओ। the teacher segregates, वेरी नेगेटिव वर्ड, कि टीचर क्या करे, बच्चे को सेग्रीगेट कर दे, ये बच्चा अच्छा, ये बच्चा बुरा, ये वो, ऑन द बेसिस ऑफ हिज कैपेबिलिटी। इतना नेगेटिव नहीं कर सकता कोई टीचर। सो आपका सेकंड आंसर ही बचा एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम बात करते हैं 24th की बात करते हैं। चलो ये भी मुझे नहीं आता क्योंकि इसमें भी थ्योरी पूछ ली मैंने, मान लिया। अब 25th की बात करते हैं, ठीक है। तो 23rd भी बेसिक आपका कॉमन सेंस का क्वेश्चन आया। अब 25th को देखते हैं। एन इफेक्टिव क्लासरूम स्ट्रैटेजी, एक इफेक्टिव क्लासरूम स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस जेंडर स्टीरियोटाइप्स। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का क्या मतलब होता है, हम एक जेंडर को स्टीरियोटाइप कर दें, मतलब कि लड़की है तो सिर्फ कुकिंग करेगी या ये करेगी वो करेगी, अगर लड़का है तो लड़का ही सिर्फ पायलट बन सकता है, कि जेंडर स्पेसिफिक हमने रोल दे दिए। लेकिन अगर हमें एक क्लासरूम में इस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को कम करना है तो व्हाट शुड वी डू, ठीक है।
इन्होंने क्या कहा, पहला ऑप्शन दे दिया फॉर्मिंग सेम सेक्स एबिलिटी ग्रुप, मतलब लड़कों को अलग वो कर दो और लड़कियों का अलग ग्रुप बना दो। नो, वी वॉन्ट चिल्ड्रन टू इंटरमिंगल, हम चाहते हैं बच्चे आपस में कंफर्टेबल हो, डिफरेंट सेक्सेस के बच्चे। दूसरा, फॉर्म्ड मिक्स्ड सेक्स एक्टिविटी ग्रुप, मतलब लड़के लड़की इकट्ठे एक ही साथ काम करें और आपस में डिस्कशन करें, हो सकता है, गुड ऑप्शन। नाउ थर्ड देख लेते हैं, अगर किसी को ये भी समझ नहीं आया। थर्ड, टू इग्नोर एंड डिसमिस बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, कहते हैं इग्नोर कर दो, कोई फर्क नहीं होना चाहिए, हमें इग्नोर कर देना चाहिए कि बायोलॉजिकली हम डिफरेंट है या नहीं। नो, वी शुड नॉट इग्नोर, वी शुड एक्सेप्ट इट दैट यस वी आर डिफरेंट एंड उसके साथ हमें हार्मनी में रहना है। तो इग्नोर इज सच अ नेगेटिव वर्ड, वी शुड नॉट इग्नोर। नाउ थर्ड, टू रीइंफोर्स जेंडर रोल्स, रीइंफोर्स मतलब आप दोबारा वही करो कि हाँ लड़कियां हैं तो मान लो कि कुकिंग ही करेंगी, लड़का नहीं करेगा कुकिंग, तो आपने जेंडर रोल्स क्लास में रीइंफोर्स कर दिए, तो आप ये भी नहीं करोगे, इट इज वेरी रॉन्ग। तो बस यू नो कि सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो दैट्स हाउ वी कम टू आंसर। कॉमन सेंस क्वेश्चन वंस अगेन, कोई भी कर सकता है। अब 26 पे आ जाओ, मल्टीलिंग्वलिज्म। यार देखो, लिंग्विज्म इज एसोसिएटेड विद लैंग्वेज, मल्टी मीन्स मैनी, तो समवन हु कैन स्पीक मोर देन 2 लैंग्वेजेस इज अ मल्टीलिंग्विस्ट। तो मल्टीलिंग्विज्म, अब एक क्लास में कोई हरियाणवी हो गया, कोई पंजाबी हो गया, कोई सरदार हो गया, कोई साउथ का बच्चा हो गया, बहुत अलग अलग लैंग्वेज के बच्चे हैं, तो टीचर ये मल्टीलिंग्विज्म टर्म बहुत यूज होएगी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में। तो इन्होंने क्या कहा, मल्टीलिंग्वलिज्म इन अ क्लासरूम नीड्स टू बी अंडरस्टूड एज प्रॉब्लम। इन्होंने कहा भाई हम कहेंगे अरे सारे अलग अलग तरह के बच्चे हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इतना नेगेटिव एटीट्यूड, नो, क्रॉस अ सिस्टमैटिक इशू, नॉट गेटिंग इट, बट ये भी इशू है, कोई सिस्टम का इशू है, नो। तीसरा, एन एसेट एंड अ रिसोर्स, जिसको ये समझ नहीं आया चौथे पे आ जाओ, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब रुकावट। अच्छा, मतलब एक टीचर सोचेगी अरे इतने अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस के बच्चे क्यों हैं, रुकावट हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, नो, सारे नेगेटिव वर्ड थे यार, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम कहता है मल्टीलिंग्वलिज्म इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, इट इज एन एसेट, इट इज अ रिसोर्स। बच्चे अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस सुनेंगे, उनकी मेंटल एबिलिटीज डेवलप होंगी, दे विल बिकम मोर शार्प। तो हमारे अकॉर्डिंग मल्टीलिंग्वलिज्म इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। अगर इसके साथ कभी भी कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट आए तो यू शुड नो कि ये तो गलत है ही। तो इट इज ऑल्सो वेरी इजी। Now moving to question number 27, needs of gifted and creative children। अब कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत धड़ाधड़ सीखते हैं। अब अगर आप उन्हें रटाते रहोगे ना, वो कोप अप नहीं करेंगे, वो बोर हो जाएंगे। तो ये क्या कहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए हम क्या करें कि वो सही चलते रहें। पहला कह दिया प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल उन्हें एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करो। नो, हम एजुकेशन में हमेशा बच्चे को आजादी देते हैं सोचने की। वी आर नॉट हेयर टू प्रोवाइड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस टू एनीवन। स्टेटमेंट देखते ही गलत बनता है, गलत। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिंग मेमोरी बेस्ड टेस्ट, मतलब रटने वाले टेस्ट वो करवाएं उनसे। जो बच्चा इतना शार्प माइंडेड है, इतना क्यूरियस है, क्रिएटिव है, वो तो वैसे ही रट्टेबाजी में इंटरेस्ट नहीं रखता। तो ये ऑप्शन भी पढ़ते ही समझ आ जाता है, गलत है। थर्ड, गिविंग चैलेंजिंग टास्क्स एंड एक्टिविटीज टू प्रिवेंट बोर्डम। अब ये हुई ना बात, उनको चैलेंजिंग टास्क दो भाई कि उन्हें लगे उनकी क्रिएटिविटी वहां यूज हो, ताकि वो बच्चा बोर ना हो। बिकॉज दीज पीपल दे आर वेरी फास्ट लर्नर्स, तो इनको कॉन्टिन्यूसली प्रॉब्लम्स चाहिए टू सॉल्व। ठीक है, तो देखते ही पता लग गया कि ये थर्ड इज द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू 24th, चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया। यार हम सभी ने तारे ज़मीं पर देखी है, तो ये जो डिसलेक्सिया है ना, ये हमारे पेपर में बहुत बहुत बार पूछा जाएगा। ठीक है, तो यू शुड नो व्हाट अ डिसलेक्सिया इज। डिसलेक्सिया में बच्चे को लिखने और पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे हमने सबने तारे ज़मीं पर देखी थी, तो वो क्या कहते हैं, वो डी को क्या करता था, वो बी बना देता था। तो ये मतलब प्रॉब्लम, लिखने की प्रॉब्लम, राइटिंग रीडिंग प्रॉब्लम, तो उसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया। इसके बारे में ध्यान रखना, पेपर में जरूर आएगा। तो ये हो गया डिसलेक्सिया। तो
कैसे पता लगता है? पहला ही ऑप्शन दे रखा है, एनालाइजिंग देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। पहले ही बता रखा है कि जब रीडिंग और राइटिंग से हमें पता लग जाता है इस बच्चे को डिसलेक्सिया है। सेकंड ऑप्शन देखो, असेसिंग देयर एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स हाई ऑर्डर प्रॉब्लम। अगर एक बच्चे को डिसलेक्सिया है, इसके बावजूद वो बहुत क्रिएटिव हो सकता है, दैट पर्सन कैन बी हाईली क्रिएटिव, वो हर तरह की हाई ऑर्डर प्रॉब्लम कर सकता है। थर्ड, फाइंडिंग आउट देयर सोशल एंड कल्चरल, कोई फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ, अ थरो फिजिकल हेल्थ चेकअप, ये कहते हैं कि उसका हेल्थ चेकअप करवाओ, उसको कोई बॉडीली डिफॉर्मिटी नहीं होती, वो बिल्कुल फिट एंड फाइन होता है। इट्स जस्ट उसको थोड़ी रीडिंग एंड राइटिंग में प्रॉब्लम होती है जो कि विद टाइम ठीक की जा सकती है। सेकेंड, मतलब 29th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल लर्निंग मटीरियल फॉर पार्शियली साइटेड बंदे, जिनको मतलब थोड़ा थोड़ा आधा आधा दिखता है, उनके लिए कौन सा सुटेबल मटीरियल नहीं है लर्निंग का? पहला, टॉकिंग बुक्स, मतलब टॉकिंग बुक्स, फेल्ट बुलेटिन बोर्ड्स, बहुत मोटी मोटी बुक्स, बुलेटिन बोर्ड्स होने चाहिए, बहुत मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन पे आओ, स्मॉल प्रिंट आउट वर्कशीट। कोई भी कॉमन सेंस वाला आदमी ये बता सकता है कि अगर एक बंदा पार्शियली साइटेड है तो उसको हम स्मॉल प्रिंट वर्कशीट नहीं देंगे, क्योंकि उस बच्चे को देखने में दिक्कत आएगी। हाउ वुड ही बी एबल टू डू इट? देखते ही पता लग रहा है यार ये आंसर है, तो सोचना ही नहीं है, कॉमन सेंस। 30th, द अंडरलाइंग बिलीव बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन। देखो यार, ये जो वर्ड है ना बहुत आएगा पेपर में। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? हमें सबको साथ में लेके चलना है, हमें सबको इकट्ठे पढ़ाना है। इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहती है कि अगर कोई बच्चा मान लो हैंडीकैप्ड है तो वी विल ट्राई कि वो हर एक नॉर्मल बच्चा, इवन ही इज ऑल्सो नॉर्मल, बट जो भी उसके पैर वैर में थोड़ी प्रॉब्लम है, कि उसे कोई सेपरेट स्कूल में ना जाना पड़े, वो और बच्चों की तरह ही एक स्कूल में, एक एवरेज कॉमन स्कूल में पढ़े। दिस इज व्हाट इंक्लूसिव एजुकेशन ऑल अबाउट। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या कहता है? प्रोविजन ऑफ स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। हम इंक्लूसिव एजुकेशन में कहते हैं कि सब बच्चे इकट्ठे पढ़े, हमें स्पेशल इंस्टीट्यूशन नहीं बनाने बच्चों के लिए। सेकंड, द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन। नाउ दिस इज द ऑप्शन। चलो किसी को ये नहीं समझ आ रहा, तीसरा देखो, सेग्रीगेशन ऑफ चिल्ड्रन। यार फिर नेगेटिव वर्ड आ गया, हम बच्चों को सेग्रीगेट करेंगे क्या? इनकल्जन तो मतलब ही होता है दिस वर्ड, ये जो वर्ड होता है ना हमारा इंक्लूजन, इनकल्जन, इसका मतलब होता है सबको इंक्लूड करके चलना। और थर्ड ऑप्शन क्या कह रखा है? सेग्रीगेट, डिवाइड कर दो बच्चों को अलग अलग उनकी एबिलिटीज पे, बहुत गलत बात, गलत। फोर्थ, डायग्नोस्टिक लेबलिंग, लेबल कर दो बच्चों का कि ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, बहुत गलत बात। तो डायरेक्ट कॉमन सेंस का आंसर था सेकंड आंसर। तो अब अगर हम देखें तो हम देखते हैं कितने क्वेश्चन कॉमन सेंस से या थोड़ी सी बेसिक नॉलेज से सॉल्व किए जा सकते हैं। देखो, वेयर इज माई कर्सर, आई एम सॉरी। फर्स्ट, पहला क्वेश्चन वी कैन डू, दूसरा क्वेश्चन वी कैन डू, ये थर्ड हो गया। this fourth, this fifth, this sixth, and this seventh, this eighth, ninth, 10th, 11th, 11th, 12th। अब चलो ये मैं इंक्लूड नहीं कर रही, ठीक है? 12 हो गए क्वेश्चन, ठीक है? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So it means out of 30 question हमारे जो 21 क्वेश्चन से दे आर बेसिक क्वेश्चन। तो
किसको लग रहा है कि पेपर नहीं हो पाएगा। और बची जो थ्योरीज उन पे वीडियो बना दूंगी मैं। इफ़ यू वांट कि मैं उन पे वीडियोस बनाऊं, डू टेल मी, मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी और फिर यू विल बी एबल टू डू 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस। देखो इवन विदाउट नोइंग द थ्योरीज मैंने 21 क्वेश्चन कर दिए, तो थ्योरीज आने के बाद तो धमाल ही मचा देंगे, 30 आउट ऑफ 30 कर देंगे। सो डू कमेंट, अगर वीडियो सही लगी हो तो गिव मी सम सजेशंस कि मेरे को क्या चीज़ अपनी सही करनी चाहिए। आई एम ओपन टू सजेशंस। और क्या मैं किस तरह की आपकी हेल्प कर सकती हूँ, डू टेल मी, डू कमेंट, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ। आई एम ओपन टू लर्निंग। ओके, थैंक यू सो मच। अगर और कोई हेल्प मैं कर सकूँ, डू टेल मी। थैंक यू सो मच।